नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की सामने। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें, देहरादून राज्य के आप चाहेंगे उत्तराखंड राज्य के 3 रेलवे स्टेशनों पर जनसभा होगी और पीएम मोदी 6 अगस्त को वर्चुअली संबोधित करेंगे। 6 अगस्त को हरिद्वार, रुड़की, लाल कुआं में जनसभा। वहीं अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशनों का चयन। तो रेलवे स्टेशनों पर होंगे कई निर्माण कार्य। वहीं योजना के तहत हरिद्वार रेलवे स्टेशन को 30 करोड़ की सौगात मिलेगी, रुड़की स्टेशन को 29 करोड़ और लाल कुआं को 23 करोड़ की सौगात मिलने की उम्मीद। तो प्रदेश के 3 रेलवे स्टेशनों पर होगी जनसभा। वहीं पीएम मोदी 6 अगस्त को वर्चुअली इन सभाओं को संबोधित करेंगे और 6 अगस्त को हरिद्वार, रुड़की, लाल कुआं में ये जनसभा आयोजित होती हुई नजर आएगी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशनों का चयन किया गया है। वहीं रेलवे स्टेशनों पर होंगे कई निर्माण कार्य। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। योजना के तहत हरिद्वार रेलवे स्टेशन को 30 करोड़ की सौगात मिलने जा रही है, रुड़की स्टेशन को 29 करोड़, वहीं लाल कुआं के लिए 29 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो राज्य के 3 रेलवे स्टेशनों पर होगी बड़ी जनसभा। उधर देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक की गई और बैठक में 30 प्रस्ताव पर चर्चा की गई। इसमें से 26 प्रस्ताव पर मुहर भी लगी। और बताना चाहेंगे कि नैनीताल की तर्ज पर मसूरी का विकास करने के लिए मसूरी को तहसील का दर्जा दिया जाएगा। सभी धर्मों की शादी के लिए रजिस्ट्रेशन भी जरूरी किए गए हैं। वहीं जल शक्ति नीति को मंजूरी के अलावा महाविद्यालयों में प्रधानाचार्य के पदों पर सीधी भर्ती को भी मंजूरी दी गई है। पुलिस दूरसंचार विभाग के ढांचे में बदलाव कर 13 पीपीएस पदों को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। और प्रदेश के मुख्य सचिव एसएस संधू ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी भी दी। कौशल विकास का है, इसमें कर्नाटका एक बहुत सक्सेसफुल मॉडल है। जितने आईटीआई थे उनको टाटा ग्रुप ने अडॉप्ट किया और कुछ पैसा सरकार ने लगाया और काफ़ी पैसा टाटा ग्रुप ने लगाया और आईटीआई का बिल्कुल स्वरूप बदल गया, बहुत अच्छे हो गए। हमारे प्रदेश में भी ये उसी मॉडल पे टाटा की कई कंपनियों से बात की गई। टाटा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने अपना इसमें रुचि दिखाई और जो 13 हमारे आईटीआई हैं उनको वो अडॉप्ट करेगा। और जो हमारी इंडस्ट्री की अक्सर ये होता है कि आईटीआई में वो ट्रेड चलते रहे पुराने जिनकी आज मांग नहीं है, तो जिनका सबसे बड़ा यही फायदा होगा कि वो वही ट्रेड की ट्रेनिंग देंगे जिसकी मार्केट में डिमांड है, ताकि बच्चे को निकलते ही नौकरी मिल जाए। ये निर्णय हुआ कि इसका अनुमोदन किया कैबिनेट ने कि 13 आईटीआई को टाटा के साथ उनको टाटा ग्रुप अडॉप्ट कर लेगा जी। तो उसमें कुछ सरकार लगाएगी कुछ पैसे, कुछ आईटीआई लगाएंगे और कुछ टाटा ग्रुप लगाएगा और इनको पूरे मॉडर्न आईटीआई बन जाएंगे। और जी हाँ, गवर्नमेंट 13 ओनली। कितना पैसा लगाएगा लगभग? अब बजट है, हर एक का अभी तय नहीं हुआ है क्योंकि हर एक आईटीआई कोई अच्छे भी हैं कुछ कम भी हैं। उसमें क्या कर, हर एक आईटीआई की स्टडी करके डिसाइड होगा कि किसमें क्या करना है। तो फीस स्ट्रक्चर में अभी इसमें कैबिनेट नोट में तो इसका जिक्र नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा क्योंकि गवर्नमेंट की आईटीआई हैं, 2 फीस स्ट्रक्चर तो हो नहीं सकते गवर्नमेंट। और रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिला स्थित गौरीकुंड में देर रात भीषण बारिश होने से तबाही मच गई है और यहां पहाड़ी से मलबा गिरने से 2 दुकानें ढह गईं। हादसे के वक्त दुकानों में कई लोग सो रहे थे और गौरीकुंड के सेक्टर अधिकारी ने बताया है कि मलबे में कई लोगों के दबे होने की सूचना मिल रही है। वहीं एसडीआरएफ से मिली सूचना के अनुसार करीब 13 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनमें नेपाली और स्थानीय लोग शामिल हैं। बारिश के कारण मंदाकिनी नदी उफान पर आ गई है और वहीं हालात का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय स्थित राज्य आपदा परिचालन केंद्र भी पहुंचे और उन्होंने भी हालातों का जायजा लिया है। तो गौरीकुंड में आफत की बारिश बरसी, जहां पर बरसात के कारण भूस्खलन होने से जनधन को बहुत ज्यादा क्षति पहुंची है और पहाड़ी टूटने से 2 दुकानें भी पूरी तरह से ढह गई और इन दुकानों में इस वक्त हादसे के दौरान कई लोग सो रहे थे और करीब 13 लोग लापता भी बताए जा रहे हैं, जिनमें नेपाली और स्थानीय लोग शामिल हैं। तो 13 लोगों के लिए रेस्क्यू जारी है कि उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। वहीं 13 लोग लापता बताए जा रहे हैं, रेस्क्यू लगातार चलाया जा रहा है।
11:35 मुझे सूचना मिली थी कि गौरीकुंड के नजदीक डाकपुरिया के पास तीन दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई थी। ऊपर से चट्टान गिरने और भारी बारिश के कारण उस दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसी कारण तत्काल मौके पर पहुंचकर हमने सर्च अभियान चलाया गया। तो रात के समय सर्च अभियान चलाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसमें कि कोई भी नहीं मिल पाया, कोई भी आदमी नहीं मिल पाया। इसमें बताया जा रहा है कि कम से कम 10 से 12 लोग यहाँ पर थे और 2 अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। तो पहाड़ी से मलबा गिरने से ये बड़ा हादसा हो गया है, जहां गौरीकुंड में आफत की बारिश बरसती हुई नजर आई और पहाड़ी का मलबा गिरने से 2 दुकानों के ढह जाने की खबर मिल रही है। और आपको बता दें कि जब ये बड़ा हादसा हुआ तो इस हादसे में 2 दुकानों के ढह जाने पर काफी ज्यादा नुकसान भी बताया जा रहा है। आपको बता दें कि इस दौरान कई लोग इन दुकानों में सो रहे थे और लगभग 13 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है कि उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। वहीं भारी बारिश से गौरीकुंड में भारी तबाही देखने को मिल रही है। चपेट में 8 से 10 लोगों के आने की सूचना है और लगभग 13 लोग लापता भी बताए जा रहे हैं, जिनके लिए सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। रेस्क्यू लगातार जारी है और गौरीकुंड में पहाड़ी के टूट जाने से चट्टान गिरी और उस वक्त यह बड़ा हादसा हुआ। पहाड़ी से मलबा गिरने से 2 दुकानें ढह गई और इस हादसे में करीब 13 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनमें नेपाली और स्थानीय लोग शामिल हैं। तो मौके पर राहत टीम भी पहुंची है, रेस्क्यू कार्य किया जा रहा है। वही बारिश से मंदाकिनी नदी उफान पर आई और गौरीकुंड में पहाड़ी के टूट जाने से यह बड़ा हादसा हो गया। तो पहाड़ी से मलबा गिरने के बाद 2 दुकानें ढह गई, जिनमें हादसे के दौरान कई लोग सो रहे थे और हादसे में करीब 13 लोग लापता बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि नेपाली और स्थानीय लोग हादसे में शामिल बताए जा रहे हैं, जिनको ढूंढने के लिए रेस्क्यू चलाया जा रहा है। बारिश से मंदाकिनी नदी भी यहां पर उफान पे है और प्रदेश में लगातार हो रही बारिश ने भारी तबाही मचाई है और इसी के चलते पहाड़ी से मलबा गिरने से 2 दुकानों के ढहने की सूचना रुद्रप्रयाग से सामने आती हुई। बारिश की वजह से गौरीकुंड में जो हादसा हुआ है, कुछ लोग लापता भी है, क्या कुछ जानकारी तो निकल के आ पाई? सर निर्देश क्या दिए? रात को ऐसे हादसे की सूचना मिली है और लगातार तब से लेकर 13 लोग वहां से लापता हैं। उन सभी की खोजबीन की जा रही है और जो जरूरी सहायता है वो भी की जा रही है और जो लोग इसमें लापता बताए जा रहे हैं उस हादसे में, उनके जो नजदीक के रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, उनको भी संपर्क किया जा रहा है कि जिससे वो ठीक प्रकार से उनका पता लगे। टीमें बनाकर लगातार जो भी रेस्क्यू हो सकता है या खोजबीन हो सकती है उसको किया जा रहा है। साथ ही बचाव दल के लोग हैं, जिला प्रशासन है, सारे मौके पर पहुंच गए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ भी सक्रिय है और इस प्रकार के अन्य भी जो स्थान हैं राज्य के अंदर, जो हमारे कच्चे मकान हैं या सड़क के किनारे या नदियों के किनारे, उन सभी को शासन को कहा गया है, जिले प्रशासन को, जिलाधिकारियों को, इस सभी को देख लें कि कहीं और पर भी अगर ऐसी स्थिति इस प्रकार की है तो उसको पहले से ही जो है अन्य स्थानों पर उनको शिफ्ट कर दिया जाए, जिससे कि सभी को सुरक्षित कर लिया जाए। और फिलहाल तो बचाव के कार्य और जो जरूरी चीजें हैं वो सब करी जाए। सर जो लोग लापता हो रहे हैं तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी हालातों का जायजा लेते हुए ये तमाम बातें कही और उन्होंने कहा है कि बरसात के कारण भारी तबाही हुई है और भूस्खलन होने से जनधन को क्षति पहुंची है। आपदा प्रबंधन और जिला प्रशासन की टीम राहत और बचाव कार्य में पूरी तत्परता के साथ जुटी हुई है। वहीं सरकार भी पूरी तरह से आपदा पीड़ितों के साथ है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करके ये बातें कही और आपको बता दें कि बारिश से मंदाकिनी नदी भी यहां पर उफान पर पहुंची हुई है। गौरीकुंड में आफत की बारिश बरसती हुई नजर आई। पहाड़ी से मलबा गिरने से 2 दुकानें ढह गई हैं यहां पर। और आपको बताना चाहेंगे कि जिस दौरान ये बड़ा हादसा हुआ इसमें काफी लोग सो रहे थे, जिनमें 13 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। और यहां पर कहेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।
ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਖੇਡਣਗੇ। ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਤੀ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਗੇਮਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੈਡਲ ਆਏ ਆ, ਕਾਫੀ 11 골ਡ ਆਏ ਸਾਡੇ ਹੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ 'ਚ ਵਧੀਆ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਘਰ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੰਦਾ ਗੇਮ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਗਰੋ ਕਰਦਾ। ब्रेक के बाद स्वागत है, बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरिद्वार में पूर्व सीएम हरीश रावत ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया है और इसी कड़ी में पूर्व सीएम मंगलौर पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों की फसलों का जायजा लिया और इस दौरान उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किसानों की बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा देने की मांग भी की है। उन्होंने सरकार से 10,000 रुपए प्रति बीघा मुआवजा दिए जाने की मांग की और हरीश रावत ने कहा कि लक्सर, खानपुर और मंगलौर क्षेत्र में किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं और इसके लिए सरकार की तरफ से किसानों को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो हम अनिश्चितकालीन धरना देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो हरीश रावत ने ये तमाम बातें की और उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया, फसलों का निरीक्षण करते हुए भी वो नजर आ रहे हैं और उन्होंने सरकार से फसलों के उचित मुआवजा दिए जाने की मांग भी की है। उत्तरकाशी में मौसम की बहार लगातार जारी है और यमुनोत्री राजमार्ग इसका एकमात्र उदाहरण है, जहां नेशनल हाईवे पर चौड़ीकरण का काम जारी है और इसके कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं घरों में बरसात का पानी दहशत का काम कर रहा है और इसकी चपेट में आ जाने से 1 दर्जन से अधिक परिवार प्रभावित हुए हैं। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता करण सिंह ने बयान दिया कि गलत तरीके से हाईवे का निर्माण किया जा रहा है, जिससे बस्ती को काफी ज्यादा खतरा बना हुआ है। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की ओर से किए गए चयन और चल रही चयन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है और इस प्रकरण में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने सीएम धामी से मुलाकात कर उनको शिकायत की थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने तत्काल इस परीक्षा को स्थगित करने के निर्देश दिए और साथ ही संपूर्ण प्रक्रिया की गहनता से जांच कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड में भर्तियों में धांधलियों को लेकर मुख्यमंत्री लगातार सख्त रुख अपना रहे हैं और राज्य में इसी कड़ी में कठोर नकल विरोधी कानून भी लागू किए गए। पिछले दिनों जिन भी भर्तियों में धांधली की शिकायत मुख्यमंत्री को मिली, उन पर तत्काल कार्रवाई भी की गई। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह बड़ा फैसला और सीएम धामी ने भर्ती निरस्त करने के निर्देश दिए हैं। सोशल मीडिया पर धांधली की लगातार शिकायतें आ रही थी, जिसके बाद UKMSSB से भर्ती हुई थी और आयुर्वेदिक होम्योपैथिक चिकित्सा भर्ती को भी निरस्त कर दिया गया है। सीएम धामी ने भर्ती निरस्त करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। तो सोशल मीडिया पर धांधली की लगातार शिकायतें मिली थी और इसके बाद उन्होंने इस भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है और धांधली पर सीएम धामी सख्त रुख अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। उधर पिथौरागढ़ स्थित नैनी सैनी हवाई अड्डे का विकास, संचालन और प्रबंधन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करेगी और इसी को लेकर सचिवालय में MOU पर भी साइन किए गए। इस दौरान सीएम धामी भी मौजूद रहे और ये MOU नागरिक उड्डयन विभाग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी C रविशंकर, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर NV सबरायडू के बीच साइन किया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि इस मौके पर सचिवालय में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, एयरपोर्ट अथॉरिटी के ऑपरेशन हेड समीर सिंह, देहरादून एयरपोर्ट के निदेशक प्रभाकर मिश्रा मौजूद हैं। हरिद्वार में आज अनेकों व्यापारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें व्यापारियों ने निवर्तमान मेयर गौरव गोयल के आचरण पर सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा है कि आखिर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा क्यों दिया। पदाधिकारियों ने यह भी बताया कि अगर उनके सामने कोई परेशानी थी तो क्या उन्होंने समाज या शहर के जिम्मेदार लोगों से रायशुमारी करना उचित नहीं समझा। वहीं व्यापारियों ने मेयर की ओर से विधायक बत्रा पर लगाए गए आरोपों पर भी पलटवार किया है।
हमने हमेशा से मेयर साहब से रिक्वेस्ट करी थी कि जो मेयर का अधिकार होता है सदन में प्रस्ताव रखने का, उसमें हमने जो कोविड काल में जो उतना भी टैक्सेशन हमारे पे लगाया गया हाउस टैक्स के रूप में, हमने उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि इसका प्रस्ताव लाएं बोर्ड में और उसको उस साल का टैक्स को निरस्त करिए। हमने उनसे निवेदन किया कि तय बाजारी का जो आप ये जो चार्ज ले रहे हैं बाजार में, इसको निरस्त करिए। ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने जनता को आरोपित कर दिया, पार्षदों को आरोपित कर दिया, नगर विधायक को आरोपित कर दिया और पूर्व प्रदेश प्रवक्ता रहे मयंक गुप्ता जी को आरोपित कर दिया। भाई आपके अपने व्यक्तिगत कारणों से आपने इस्तीफा दिया है, आप किसी को क्यों आरोपित कर रहे हैं? और आपने किसी के हित में कोई कार्य नहीं किया। आप चाहते तो हित में कार्य कर सकते थे। 4 साल में उनकी कोई उपलब्धि इस नगर में नहीं है, शून्य है। उधर हरिद्वार के लक्सर में भारूवाला गांव के ग्रामीणों का मुख्य बिजली घर में अनिश्चितकालीन धरना जारी है और दरअसल ग्रामीणों के मुताबिक उनका भारूवाला गांव खानपुर के बिजली फीडर से जुड़ा हुआ है। ये मामला आपको बता दें कि बिजली की लाइन में विद्युत आपूर्ति बाधित रहती है और ऐसे में ग्रामीणों के अनुरोध पर उनके गांव को खानपुर की अपेक्षा गोवर्धनपुर बिजली फीडर से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी, मगर गोवर्धनपुर निवासियों ने इस बात का विरोध जताया। वहीं भारूवाला के ग्रामीणों ने इस बात का विरोध जताया है। साथ ही बिजली विभाग पर 2 गांव को आपस में भिड़ाने के आरोप भी लगाए गए हैं। हम इतने परेशान है खानपुर फीडर से, हमारा आखिरी गांव पड़ रहा, लाइन 3-3 दिन बंद रहा है। हमने गोल्डन फीडर जुटवाने की काम करवा, सब एस्टिमेट बन गया, लाइन खिंच गई, लेकिन जोड़ने वाले एसडीओ चंद है, पहले तो वहां रोकने वालों को फोन कर दो, तुम रोको और मारा जोड़न, और हम फोन कर दो, वहां बिठाने का काम कर रहा। परसों बाल बचा रगड़ा। सही है जी, हमारा गांव खानपुर फीडर से बिल्कुल एंड में पड़ रहा, जो लाइन काफी लंबी है। अगर हल्की सी बारिश आ गई, हल्की सी हवा आएगी तो हमारी गांव की लाइन 2-2 दिन 3-3 दिन के लिए बाधित रहती है। तो हमने एक्शन साहब से मिले, चीफ हरिद्वार से मिले, उन्होंने हमारी लाइन का एस्टिमेट बना के लाइन तैयार करवा दी, रेडी करवा दी। इनके संज्ञान में पूरा मामला है एसडीओ चंद जी के। हमारा जो गाँव है खानपुर फीडर से जुड़ा हुआ गाँव है, उसकी जो आपूर्ति है वो पेड़ की वजह से बाधित हो जाए, लगभग 24 घंटे में 4 से 5 घंटे 6 घंटे लेट रहा है। अब उसके संबंध में हमने अपना जो फीडर गोवर्धनपुर निकट फीडर है बहुत, इसकी लाइन तैयार करवाई, बिजली विभाग ने सर्वे करवाया। सर्वे में उसमें एसडीएम साहब ने, उसमें एसडीओ साहब ने भी, जेई ने उसका एस्टिमेट पास चीफ साहब को भेजा, चीफ साहब ने उस पर आदेश पारित कर दिया, वो लाइन वहां करके खड़ी होगी। देहरादून के कांजी हाउस में गायों की हालत काफी ज्यादा दयनीय है और दरअसल गरिमा दसौनी ने कांजी हाउस का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ महिला कांग्रेस अध्यक्ष उर्मिला थापा भी मौजूद रहीं और गरिमा दसौनी ने कांजी हाउस में गायों की खराब स्थिति को लेकर सवाल उठाए हैं। वहीं महिला कांग्रेस अध्यक्ष उर्मिला थापा ने नगर निगम पर भी सवाल उठाए और उन्होंने बताया कि नगर निगम प्रशासन ने एक महिला की गाय पकड़कर कांजी हाउस में डाल दी। जब महिला ने अपनी गाय को छोड़ने की बात कही तो गाय को बछड़ों के बदले महिला से 9,000 रुपए की मांग की गई। पता लगा कि यहाँ कांजी हाउस में गौ माताओं की बहुत ही दुर्दशा हो रही है और कई उसमें से मरी पड़ी हुई हैं, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं। कुछ तो ऐसी हैं जो जख्मी हालत में हैं, लेकिन कोई डॉक्टर उनको देखने के लिए यहाँ पर पशु डॉक्टर हमें नहीं दिख रहा है, वेटनरी डॉक्टर नहीं दिख रहा है। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा और धामी जी से कहना चाहती हूँ, एक बार कांजी हाउस आइए, आपको आईना दिख जाएगा। मेरे वार्ड से एक महिला की गाय को लाया गया, जब वो यहाँ पे आई तो वो रोने लगी कि गायों की इतनी बुरी स्थिति है, दीदी आप लोग नगर निगम में हैं, आप कुछ क्यों नहीं करते हैं? तो और मैंने कहा कि आपकी गाय की मुझसे 9,000 रुपया मांगा जा रहा है, मैं 9,000 रुपये नहीं दे सकती, मेरी छोटी बछड़ी है वो 9,000 की भी नहीं है और मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तो मैंने फिर यहाँ के देखना उचित समझा, जब एक महिला इस गायों के बारे में आकर रो रही है आके कि हमारी गाय का भी शायद बछड़ी का यही अंत होने वाला है, तो मुझे कांजी हाउस में आना पड़ा और यहाँ देखा तो ये गायें मरणासन, कुछ मरी भी सड़ रही हैं, कुछ जरूरत से ज़्यादा यहाँ पे रखी हुई हैं, जितनी कैपेसिटी है उससे 10 गुना ज़्यादा गायें। अगर ये सारी बैठ गई, कुछ बैठी है तो कुछ खड़ी हैं, उनको बैठने की जगह भी नहीं है। यहाँ पे सफाई के नाम पर सिर्फ कीचड़ है, पानी का यहाँ कोई मोटर नहीं है, कोई पंप नहीं है। उधर नैनीताल जिले के हल्द्वानी में प्रस्तावित उत्तराखंड हाईकोर्ट भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है और वन विभाग और पीडब्ल्यूडी ने पहले चरण की कार्रवाई शुरू करते हुए भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई को शुरू किया, जिस पर अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी अशोक कुमार ने बताया है कि हल्द्वानी के गौलापार में प्रस्तावित हाईकोर्ट का निर्माण होना है, जहां 26.08 हेक्टेयर पर हाईकोर्ट का निर्माण होना है। बताना चाहेंगे कि भूमि हस्तांतरण का जिम्मा
लोक निर्माण विभाग को दिया गया है और इसके तहत पहले चरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 26.08 हेक्टेयर पर उनकी अंतिम सहमति बन गई थी और इस सहमति के बाद इसमें अधिशासी अभियंता लोनिवी हल्द्वानी को ही वन भूमि हस्तांतरण के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया। इस पर हम लोगों ने तमाम बहुत सारी कार्रवाइयाँ हुई। उन सब औपचारिकताओं को पूर्ण करने के बाद 5 जुलाई को हमने ऑनलाइन कर दिया था परिवेश पोर्टल में। फिर इसके बाद 21 जुलाई का इसका एग्जामिनेशन हुआ था। तो एक प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होती है अपर प्रमुख वन संरक्षक और नोडल अधिकारी देहरादून में, उन्होंने हमें इसका प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया था। इसके बाद उन्होंने कुछ उसमें बताया था कि कुछ और चीज़ें ऐड ऑन करनी पड़ेंगी, तो उसको संशोधन के लिए फिर हमने और भी अन्य जो भी औपचारिकताएं रह गई थी वो पूर्ण कर ली थी। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।